हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट एमपीपीएससी नो मक्कारी चैनल में। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे होंगे और इन्जॉय भी काफ़ी कर रहे होंगे। जल्द ही सब कुछ सही हो जाए, ये हम सभी प्रार्थना करते हैं। टारगेट एमपीपीएससी नो मक्कारी चैनल आपके घर बैठे स्टडी करने के लिए हमने स्टार्ट किया है मेंस राइटिंग के पर्पज़ से, ताकि आप अपनी मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें। हालांकि अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, पर रिज़ल्ट आने के बाद ही मेंस की डेट जल्दी ही आ जाएंगी। हमने 3 मार्कर क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। चैनल का पार्ट 22 है। प्रीवियस ईयर पेपर है अपना 2014 का। पेपर 4 का पार्ट बी चल रहा है, ये हिंदी है, जो कि 3 मार्कर क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर राइट करना है ये इसमें सीख रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द्विभाषी नीति का आशय बताइए। द्विभाषी नीति दो भाषाओं से युक्त या शामिल दो भाषाओं में व्यक्त के रूप में। जब एक व्यक्ति दो भाषाओं को स्पष्ट बोलता है, दो भाषाओं का उपयोग करना या जानना। द्विभाषी शब्द से ही स्पष्ट होता है दो भाषाएं। दो भाषाओं से कोरिलेट करके ही हम इसका आंसर लिखेंगे। जब कोई व्यक्ति दो भाषाओं को जानते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वो द्विभाषी है, बाईलैंग्वेज है। एक व्यक्ति जब दो भाषाओं को स्पष्ट बोलता है, दो भाषाओं का उपयोग करना या जानना भी द्विभाषी नीति कहलाएगी। दो भाषाओं का उपयोग करके कार्यालयीन कार्य करना भी द्विभाषी नीति ही कहलाएगी। तो हर अर्थ में इसका दो भाषाओं से ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। आर्टिकल 344(1) में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठित करने के अधिकार के से उसने राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और पहले अध्यक्ष थे इसके बीजी खेर। बीजी खेर जी कौन थे? बीजी खेर जी थे बाला साहब गंगाधर खेर। ये पहले चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर थे अपने बीजी खेर जी। और इनकी आयोग ने रिपोर्ट दी थी और उस पर विचार हेतु तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया था। राजभाषा समिति भी बनाई गई थी उसके अंतर्गत। तो राजभाषा आयोग क्या हो गया अपना 1955 में गठित। पहले अध्यक्ष कौन थे? अपने बीजी खेर जी थे। इसके अंतर्गत क्या था? संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करना। जितने भी सरकारी कार्य होते हैं उनके लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करना, अधिक से अधिक प्रयोग करना। संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मना किया गया था कि यहाँ पर अब अंग्रेजी भाषा का उपयोग ना करें। राजभाषा आयोग का गठन संविधान को लागू होने के बाद प्रत्येक 10-10 वर्षों के अंतराल पर होगा, ऐसा निर्णय लिया गया था उस टाइम पे राजभाषा आयोग के गठन के समय, कि कितने 10-10 वर्षों में इसका गठन होगा। राष्ट्रपति एक भाषा समिति की स्थापना करेगा जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाएंगे। ये समिति जिसकी अध्यक्षता श्री गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी पहली। ये था अपना राजभाषा आयोग। 3 मार्कर में राजभाषा आयोग 1955 बीजी खेर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा गठन किया गया था, या फिर बीजी खेर जी के पहले अध्यक्ष थे और आर्टिकल 344(1) के अधिकार के अंतर्गत यह गठन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कबीर की 3 प्रमुख काव्य शैली बताइए। कबीर की 3 प्रमुख काव्य शैली में अवधी, साधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी, ये 3 आती हैं। अवधी तो अपन जानते हैं अवधी भाषा। साधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी इसको इसलिए बोला गया जैसे कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते थे। कभी अरबी मिल जाए, कभी फारसी, कभी पंजाबी, कभी बुंदेलखंडी, कभी खड़ी बोली। तो ये अनेक भाषाओं के कारण ही उनको पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहते थे। कबीर जी का जन्म हुआ था काशी में, मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश में। इनका पूरा नाम था संत कबीरदास। इनकी मुख्य रचनाएं साखी, सबद रमैनी, ये सब हम जानते हैं। कबीर जी मूर्ति पूजा को लक्ष्य करते हुए कबीरदास जी ने कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजो पहाड़, याते तो चाकी भली, जासे पीसी खाए संसार। अगर किसी के पैर पूजने से हरि यानी भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ पूज लेता हूँ। इससे अच्छा तो है मैं उस चक्की को पूजूं जो अनाज पीसकर हमें खाने योग्य अन्न प्रदान करती है। तो ये एक छोटा सा दोहा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्नांकन। प्रश्नांकन क्या होता है? किसी लेख, पत्र, धनादेश आदि के पीठ पर समर्थन में कुछ लिखना या हस्ताक्षर करना।
पृष्ठांकन के कई अर्थ हो सकते हैं वैसे। जैसे किसी को कुछ देना हो तो अपन पीछे लिख कर दे देते हैं कि हाँ ये मेरे द्वारा दिया गया है और उस पर साइन कर देते हैं। जैसे चेक, चेक सबसे इसका अच्छा उदाहरण है। चेक के पीछे अपन साइन करते हैं उसमें, तो चेक का महत्व ही तब होता है जब हम उस पर पीछे पृष्ठांकन करें यानी साइन करें, है ना। इसका पृष्ठांकन की परिभाषा क्या होगी, जैसे घटना अथवा कार्य आदि का लेखा, आदि लिखने की क्रिया पृष्ठांकन कहलाती है। 3 मार्कर में किसी लेख, पत्र, धनादेश आदि की पीठ पर समर्थन में कुछ लिखना या हस्ताक्षर करना, किसी को कुछ प्रदान करने हेतु लिखित आदेश प्रदान करना, स्वीकृति देना, समर्थन, अनुमोदन पृष्ठांकन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द, इसका अर्थ सुनिर्धारित होता है। पारिभाषिक शब्द एक ग्लासरी का प्रतिशब्द है। ग्लासरी मूलतः ग्लॉस शब्द से बना है और ग्लॉस ग्रीस भाषा का ग्लॉसा से बना है। उसका पहले अर्थ वाणी होता था और अभी बाद में उसको भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया है। पारिभाषिक शब्द किसी विषय अथवा सिद्धांत के लिए जो उसी से संबद्ध या वही अर्थ व्यक्त करता हो, इसका अर्थ सुनिर्धारित होता है। पारिभाषिक शब्द किसी विषय अथवा सिद्धांत के लिए अर्थ व्यक्त करता है। एक विषय में एक धारणा को प्रकट करने के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द होता है। सामान्यतः छोटा भी होता है, जैसे अहिंसा है तो अहिंसा एक पारिभाषिक शब्द है और इसके स्थान पर किसी के प्रति हिंसा भाव न रखना, यह उसकी व्याख्या है। पारिभाषिक शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, पूर्णतः पारिभाषिक और अपूर्ण पारिभाषिक शब्द। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुहावरे एवं कहावत में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुहावरे एवं कहावतों में कुछ अंतर हैं। जैसे जब कोई शब्द, समय या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देने लगे, जैसे किसी का यूज़, अपन कोई कुछ वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, लगातार यूज़ करते करते उसके कई अर्थ निकलने लगे तो वो मुहावरा है। लेकिन कोई जब लोक प्रचलित पहले से कोई कथन प्रचलित है वह वही अर्थ व्यक्त कर रहा है उससे मिला जुला, तो वो कहावत है। मुहावरे में अर्थ है अकल पर पत्थर पड़ना, जैसे बुद्धि से काम ना लेना। और कहावत में जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। मुहावरे में क्या होता है, वाक्य का अंश होता है, कहावत पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरा अपने ऋण अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है और जबकि कहावत लोक में प्रचलित भूतकाल का लोक अनुभव होती है। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है और कहावतों में परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत, प्रारंभ, बीच कहीं भी किया जा सकता है, जबकि कहावत एक खुद ही संपूर्ण वाक्य है। मुहावरे में वाक्य, आंसर में अपन लिखेंगे, मुहावरे में वाक्य का अंश होता है जबकि कहावत पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे अपने ऋण अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं जबकि कहावत लोक में प्रचलित भूतकाल का लोक अनुभव है। मुहावरे में वाक्य अनुसार परिवर्तन होता है जबकि कहावत में परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि हमें यहाँ अंतर लिखने के लिए कहा गया तो यहाँ सिर्फ हम अंतर ही लिखेंगे। चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चन पर। पहला है मुहावरा ही और दूसरा है कहावत। इस पर आपको 3 मार्कर में आंसर राइट करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।